हाँ जी सर, तो कंसाइनमेंट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो है लॉसेस। कंसाइनमेंट के अंदर हमारे को कुछ नॉर्मल और कुछ एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। अब ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, पहले ये समझना हमें बहुत जरूरी है। नॉर्मल लॉस वो होते हैं जिनकी की हमने, सारे बच्चे इधर देखो मेरी तरफ, वहां कुछ नहीं लिख रहा अभी। तो नॉर्मल लॉस वो होते हैं जिसके लिए हमने प्रोविजन बनाए हुए होते हैं। हम ये कहते हैं कि हाँ हमें मालूम नहीं है ये लॉसेस होने ही होने। अच्छा, नॉर्मल लॉस ये होते हैं जिसके प्रोविजन है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? जिसके हमने प्रोविजन नहीं बनाए हुए थे, अनएक्सपेक्टेड। क्या लगता है फायर इंश्योरेंस, फायर के लिए लॉस बाय फायर, ये क्या होता है? ये नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है? कोई नॉर्मल तो नहीं कहेगा ना इसको। आग तो लगती ही रहती है हमारे यहाँ, ऐसा थोड़ी है। हाँ जी, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जा रहा है, लिक्विड आइटम है, लीकेज है, नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल? नॉर्मल है। नॉर्मल। नॉर्मल। तो ये हमारी बुद्धिमत्ता के ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से ट्रीट करें। बावजूद उसके क्वेश्चन में कई बार लिखा हुआ होता है कि दिस लॉस इज नॉर्मल एंड दिस लॉस इज अबनॉर्मल। अब इसका सीखना हमने ट्रीटमेंट, कि सर ये ट्रीटमेंट है क्या। जब मैं कहता हूं कि मुझे पहले से मालूम था कि मेरे कुछ लॉसेस होने हैं, दैट इज नॉर्मल लॉस, तो मैंने उसका कोई ना कोई तो प्रोविजन बना रखा होगा। अब मैंने प्रोविजन क्या बना रखा है? मैंने प्रोविजन ये बना रखा है कि जितने भी मेरे लॉसेस है ना, रिमेनिंग गुड्स से उसको एडजस्ट करना। सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो अपनी बात एक गांठ मान लो अपने दिमाग में कि नॉर्मल लॉस का आपको कोई एंट्री नहीं करनी। जब सर एंट्री नहीं करनी तो सिखा क्यों रहे? सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक में होगी। अभी जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको ध्यान से समझना। तुमने अपने आसपास इस चीज को देखा भी है। लेट्स से हमारे पास में एक ऐसा केले की रेडी लगाने वाला केले वाला, ठीक है सर। अब केला एक ऐसी आइटम है, वो एक ऐसा फ्रूट है, ऐसा डेलिकेट फ्रूट है कि वो 2-3 दिन में खराब हो जाता है। तो जब वो लेकर के आया था ना, उसको मालूम था कि 10% फ्रूट जो है ना मेरा खराब हो जाएगा। क्या लगता है 90% फ्रूट तो वो किस वैल्यू पे बेचे? जो उसकी कॉस्ट है विद प्रॉफिट, या फिर वो उस 10% की कॉस्ट को भी उसके अंदर जोड़ दे। मतलब मैं ये कहता हूं, मैं 1000 पीसेस केले के लेकर के आया, 10% खराब हो गया, 100 केले खराब हो गए। तुम यहाँ 900 लोग बैठे हुए हो, क्या मुझे आपसे, हर एक इंसान से एक केले की कॉस्ट खरीदनी चाहिए, एक केले की कॉस्ट लेनी चाहिए बेचते समय, या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा, नहीं तो लॉस हो जाएंगे। वो जो 10% मेरा खराब हुआ है, मेरी बीवी मारेगी मेरे को पकड़ के कि आपने तो नुकसान करवा दिया। तो सर हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं इसकी एडजस्टमेंट कहां हो रही है? जितने भी हमारे नंबर ऑफ रिमेनिंग पीसेस थे ना, उनका रेट बढ़ गया। सर ये कैसे निकालेंगे हम? ये ऐसे निकालेंगे। मान लो मैंने 1000 रुपए के 1000 केले खरीदे, मार्केट से लेके आया, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 1000। बस अभी मान लो 1000। चलो मैं उसके अंदर फ्रेट भी इंक्लूड कर दूं, मैं उसके अंदर फ्रेट भी इंक्लूड कर देता हूं, 500 रुपए का फ्रेट भी लगा दिया, तो उसका जो अमाउंट था वो कितना हो गया सर? 1500 रुपए। अब तुम्हारा मन क्या गवाही देता है? पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मैं इस 1500 को किस अमाउंट से डिवाइड करूं? 1000 या 900? 900 कह रहे हो ना? एग्जाम में गलत क्यों करते हो? सिंपल सी चीज है, लॉजिकली सोचो ना यार, लॉजिकली सोचो। जो रिमेनिंग कस्टमर मेरा बच गया है, जो 900 लोग मेरे पास आने वाले, मैं उनको कहूंगा बात सुनो, तुम अपनी कॉस्ट तो दोगे ही, वो 100 बनाना की कॉस्ट भी दोगे जो खराब हो गए। चाहे बताऊं या ना बताऊं, चार्ज करता हूं। बात समझ में आई? एक दिन ना एक सब्जी एक बार वाले फिर ने, समझा दो। हाँ बोल 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 बोल। एक बार फिर से समझा दो सर। एक बार फिर से समझाता हूं, देख मेरी बात सुन।
एक बार ही एक फ्रूट वाले ने मुझे क्या बोला, आइए सर, एक बार एक फ्रूट वाले ने मुझे क्या बोला, मैं ले रहा था अंगूर, उसने कुछ खराब दाने बीच में डालने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं लूंगा, कहते तो आए हैं तो जाएंगे भी। मैंने कहा नहीं भैया, ये आए जरूर है लेकिन हमारे पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने इन खराब अंगूरों के लिए ऑलरेडी अपनी कॉस्ट को हमारे ऊपर जो रिमेनिंग कस्टमर है इंक्रीज कर दिया है। उसका मुंह इतना सा हो गया, कहता हम कह तो सही नहीं, मैंने ये हर जगह की हाल है, ये हर जगह का है। तो सर आप मेरी बात सुन लो, जो दोबारा पूछ रहे थे कि जितने भी हमारी कॉस्ट है ना, जितनी भी हमारी कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टॉक से। रिमेनिंग स्टॉक से डिवाइड करने के बाद हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन नॉर्मल कॉस्ट का ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको नीचे कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोरोना नहीं है तेरे को ना हमारे को है, ठीक है। तो बिल्कुल हालत तेरी बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है मुझे, हाँ क्योंकि शरीर भी तेरा ऑलमोस्ट मेरे जैसा है। मैं भी यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के आता हूँ तो मुझे हालत खराब हो जाती है। मैंने इनफैक्ट बच्चे को पहले उंगली दिया था, डाउट बाद में लूंगा, पहले मुझे हवा ले लेते। अच्छा हाँ जी, बात समझ में आई मेरी? कुछ भी मैंने अभी तक देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने नहीं लिखा अभी तक कुछ भी यहाँ पे। आ जाओ अब लिख लेते हैं। ये देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है सर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो। मुझे क्या नोट करना है, मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे निकालना है सर अपने पास में क्लोजिंग स्टॉक, मुझे निकालना है अपने पास में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिस्टर राकेश ऑफ मुंबई सेंड 2000 टन ऑफ कोल ऑन कंसाइनमेंट एट द रेट 300 पर टन। कितनी कॉस्ट हो गई सर इसकी, 6 लाख रुपए की हो गई। ओके सर, कंसाइनर पेड, कंसाइनर है वो, ठीक है, ओ आर है, ई आर नहीं, कंसाइनर पेड 10,000 कार्टेज एंड 8,000 वेजेस। ओके सर, कितनी कॉस्ट बढ़ गई सर मेरी, 18,000 कॉस्ट और बढ़ गई सर। चलो आगे चलते। इसके बाद कंसाइनी मिस्टर दीपक की बारी आई, 2,000 एक्सपेंडिचर उन्होंने भी किए, लेकिन मिस्टर दीपक ने जो स्टॉक लिया था वो लिया था 10% लेस पे। यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बीच में इन ट्रांजिट कुछ चीज लॉस्ट हो गई। अब सर ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है हमें नहीं पता लग रहा, मैं बता देता हूं ये नॉर्मल है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ नॉर्मल ही तुम्हें समझाया, एबनॉर्मल तो समझाया ही नहीं, तो उसी का क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो सोते हुए बच्चों जान लो, बाद में मुझसे ये मत पूछना। कल एक बच्ची कह रही थी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, नॉर्मल और एबनॉर्मल कैसे पता करूं, गुड़गांव में ये क्वेश्चन करवाया था। तो कहते हैं कि मेरे को पता नहीं लग रहा, तो मैंने कहा बेटा मैंने ये बात बोली थी कि मैंने अभी सिर्फ नॉर्मल समझाया, तो मैं नॉर्मल का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अरे अच्छा अच्छा, तो मैं आप लोगों को भी ये बोल रहा हूँ, चले आगे। अच्छे, तो हम क्या कहते हैं सर, यहाँ पे नॉर्मल लॉस हो गया, दीपक सोल्ड 1500 टन कोल एट द रेट 400 पर टन। 300 हमने बोला था, 400 को उसने बेच दिया। वो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ कैलकुलेट कर दो क्लोजिंग स्टॉक। अब एक बात बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या नाम है, नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होनी, लेकिन सर क्लोजिंग स्टॉक पे तो इसका फर्क पड़ेगा ना। मैंने भेजे 2,000 टन कोल, प्राची को मिले 1,800 टन कोल, फिर उसने उसमें से कुछ बेच दिया, तो बचा हुआ कॉस्ट हमारा, बचा हुआ यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है। तो सर देखो, आप क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर तो नॉर्मल लॉस का फर्क पड़ रहा है ना, चाहे एंट्री हो या ना हो। तो अब देखते हैं किस तरीके से। सर नॉर्मल लॉस कितना था, 200 यूनिट से 2,000 का 10% कितना हो गया सर, 200। यानी कि रिमेनिंग गुड्स रिसीव बाय मिस्टर दीपक और मिस प्राची इज 1,800, लेकिन कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स हम लेके, खर्चा तो हुआ है ना भाई भेजने का उन नॉर्मल चीजों पे भी,
जो नॉर्मल लॉस हो गई। तो देखो कितना खर्चा हुआ था सर, 6 लाख रुपए हुआ था। कैसे आया सर? 300 इंटू 2000, ठीक है सर। और सर एक्सपेंडिचर कितने थे? 18,000 अभी गिनवाए थे कंसाइनर के। कंसाइनी के एक्सपेंडिचर कितने थे सर? 2000। टोटल खर्चा 6,20,000। 6,20,000 को गलती से भी 2000 क्या नाम है 2000 यूनिट से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि जो लॉस हो चुका है उसकी कॉस्ट हमने कहां शिफ्ट करनी है? रिमेनिंग स्टॉक पे। तो हमने क्या किया? 6,20,000 रुपए खर्चा तो है 2000 यूनिट्स का, परंतु बांटा गया है 1800 यूनिट में, ताकि कॉस्ट बढ़ जाए, नॉर्मल लॉस एडजस्ट हो। तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ गई, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। हमारा रिमेनिंग स्टॉक कितना बच गया है सर? सर सिंपल सी बात है, 2000 था, 200 खराब हो गया, ठीक है, कुछ बेच दिया गया 1500 यूनिट्स, तो कितना बच गया? 300 यूनिट्स बच गया ना। तो अगर ये कॉस्ट थी पर यूनिट कॉस्ट, तो बताओ 300 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? 1,03,333 रुपए मात्र। बोलिए जी, किसी भाई बहन या माता को मेरी बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते। बोलो सर, बोलो। बिल्कुल जस्टिफाइड है ये आंसर। हमने पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दी है? क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस में ऐसा ना होगा, एबनॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं होगा जी। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत या आगे चल सकता हूं? विद योर प्रायर परमिशन, ऑल ऑफ यू प्लीज। यस सर। चले आगे। 6 लाख कैसे आया ये बता दो। 6 लाख ये लिखा है तो गुरुजी 300 इंटू 2000, ये रहा 300, 2000 इंटू 300 पर टन थी। 2000 कोल, 2000 टन कोल भेजा गया और 300 टन, ठीक है सर बट जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो सिर्फ अनसोल्ड गुड्स नहीं लेते, तो टोटल के लिए अनसोल्ड ही तो नहीं है। देख 300 गुड्स की हमने कॉस्ट निकाली है, ये 300 अनसोल्ड ही तो थे। ये देख मैंने देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये 300 गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए आप करेंगे क्या? ये 300 गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए आप करेंगे क्या? आपको पर यूनिट कॉस्ट चाहिए होगी ना, तो पर यूनिट कॉस्ट यहां बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि 6,20,000 को मैंने 1800 से डिवाइड किया, तभी तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी। क्यों जी सर, बोलो। यस सर। अब आगे चले आगे चले, एबनॉर्मल लॉस समझ लें आज। देखो जी, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और समझना गलती नहीं होगी, ठीक है। ये देखो, इनको सुबह सुबह ऑफिस में आते ही मुझे ही फोन करना होगा, दुष्ट प्राणी। सर्विस करा लो, सर्विस करा लो, पैसे हैं नहीं, सर्विस करा लो। अच्छा सुनो, हाँ जी, मेरी बात सुनो ध्यान से। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस से कैसे अलग है, सारे देखेंगे। इधर कलम बिल्कुल नहीं चलाना, हाथ नहीं चलाने। यहाँ पे असाइनमेंट पहले से ही सॉल्व है, जहाँ पे सॉल्व करवाना था लास्ट क्लास में, कॉन्सेप्ट सिखाने थे सिखा। अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या है? हाँ जी सर। सर जो आपने क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क में, उसका एक बार फर्स्ट समझा देना। अच्छा ठीक है, बाद में करा दूंगा। मैंने हाँ जी। मेरे से एक बच्ची ने पूछा था, तो मैंने उसको, किसी बच्चे का जिसने मेरे को होमवर्क करके दिया था, मैंने उसको सेंड भी किया था। चलो कोई बात नहीं, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा उसका आंसर, ठीक है। अभी के लिए नॉर्मल लॉस सिखाने दो। देखो जी, एबनॉर्मल लॉस क्या है? पहले ये बताओ, एबनॉर्मल लॉस की तुमने कोई पहले से तैयारी कर रखी थी? नहीं सर, कोई तैयारी नहीं कर रखी थी एबनॉर्मल लॉस। अच्छा जी, तो अब कहां से लोगे इस एबनॉर्मल लॉस को? सर कुछ नहीं, अपने पे झेलेंगे। एबनॉर्मल लॉस को कहां चार्ज करोगे? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नॉर्मल लॉस को सर वो तो हमने गुड्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया है ना।
अब एबनॉर्मल लॉस को हम गुड्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्री डिफाइन नहीं था ना, ये तो प्री डिटरमाइन था कि 10% लॉस हो ही जाते हैं ये चीजें। तो हम शुरू से पॉलिसी बना सकते हैं कि अब हम कस्टमर को इतना दाम बढ़ा करके देंगे, लेकिन जब सोचो एट द एंड ऑफ ईयर हमें पता लगे कि लॉस हुआ है बाय फायर बाय थेफ्ट, तो सर अब हम क्या करें? तो कुछ नहीं कर सकते, तो उस लॉस को हमें बियर ही करना पड़ेगा। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो उस लॉस को बियर करना है विद एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई? विद एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर बाय whom? एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनर, कंसाइनी, एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनर और एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनी, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं, मन से सोचना आपको कि तुम्हारा कितने का लॉस हुआ, मैं ये कहता हूं कि मेरी 10 यूनिट्स थी जो कि खो गई और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10 रुपए, और उसके ऊपर मैंने एक्सपेंस लगा रखे थे 2 रुपए, तो तुम क्या कहोगे तुम्हारा कितने का नुकसान हुआ? 10 का कि 12 का? 12 का ना। देखो सब 12 पे एग्री कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, ऑनलाइन वाले एग्री कर रहे हो क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो 12 का नुकसान हुआ तो पेपर में 10 मत लगाना पहली बार, कि एक तो हमारी कॉस्ट खराब हो गई और इसके ऊपर हमने ना कुछ और खर्चे भी कर रखे थे, वो भी खराब हो गए। तो नेट एबनॉर्मल लॉस कितने से आएगा? जितनी की कॉस्ट होगी प्लस एक्सपेंडिचर। ओके सर। अब दूसरी चीज, इसको चार्ज कहां से करेंगे? सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दफा कर दें, लेकिन कभी कभी कोई खुशखबरी आ जाती है क्वेश्चन के अंदर। क्या खुशखबरी आ जाती है? क्वेश्चन कहता है ये जो लॉस्ट गुड, ये जो डिस्ट्रॉयड गुड्स थे ना, इसको हमने कम दामों पे बेच दिया, या फिर वो कहता है हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अब कम दाम पे बेचना, तुझे मैं याद कर रहा था, कहाँ है? इधर बैठ जा बेटा, ये बैग नीचे रख। हाँ जी, तो मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि हम क्या करेंगे जी, हम ये कहेंगे कि एबनॉर्मल लॉस के अंदर एक तो हमारा नॉर्मली जो कॉस्ट थी उसका लॉस हुआ और एक्सपेंडिचर उसका लॉस हुआ, और मैं बता रहा था कि इसको कैसे ट्रीटमेंट करें। अगर सारा का सारा कोई हमारे देने वाला है ही नहीं तो हम इसको P&L में कर देंगे, और अगर मान लो कबाड़ी अंकल को कम दामों पे बेच दिया हमने वो वाला सामान, तो इससे कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। घटेगा। भाई सोचो, मैं सोच रहा था मेरी ये चीजें बिल्कुल बेकार है, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, और कबाड़ी अंकल आए, अरे मैं 5 रुपए में खरीद लेता हूँ, अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 20 रुपए की अगर उसकी 12 रुपए की अगर उसकी कॉस्ट थी तो 5 रिकवर हो गए, या इंश्योरेंस कंपनी मुझे 7 रुपए दे दे तो अमाउंट 100 रिकवर्ड। यहाँ पे ऐसे चमत्कारी बाबा होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, सेल हो रही है और लॉस बढ़ा देते हैं, हमारा तो लॉस बढ़ गया। अरे माइंड से एक बार सोचो तो सही, लॉस बढ़ेगा कैसे? लॉस तो घटेगा ना, कुछ पैसे आएंगे। नहीं सर, हमें तो ना ऐड करने की आदत है ना, बस गाड़ी लेके निकले हैं और ऐड ही ऐड करते जाए, अंधाधुंध चलाते हैं, पता नहीं कैसे चलाते हैं। और जब ऐसी कॉपी को सामने आती है ना 3-4 इकट्ठी टेस्ट में, 3-4 बच्चे जो वहां पे टेस्ट में इकट्ठे बैठे हुए होते हैं ना, सबकी कॉपी में ऐड होता है, पता लग जाता है टीचर को। तो ये भी उसी गाड़ी पे सवार था जिसपे पहला वाला सवार था। तो बेटा ऐसे काम करने से बचो। नंबर 1, अभी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, डिफरेंट सेंटर्स पे जाओगे एग्जाम देने के लिए, ये किसी को मत सोचना तुम जानते हो किसी को ये मत सोच लेना कि ये हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तुम्हें वो कलम चलाता हुआ भी दिखेगा ना, तब भी मत सोचना। उसका कारण है कि वो नहीं पढ़ा हुआ तुमसे ज्यादा, सच्ची में नहीं पढ़ा। अच्छा जी, तो अब एबनॉर्मल लॉस को सर ने क्या बताया कि उसके अंदर एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं ना तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा, और वो चीज सिखाते हुए मैं तुमसे ही पूछूंगा कि बताओ तुम्हारा मन क्या गवाही देता है, और उसी हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, ये मेरा स्पेस आ गया पेज का। अब देखेंगे, केवल कोई लिखेगा नहीं, किसी की कलम चलती हुई मैंने देख ली, उंगलियां तोड़ दूंगा। इधर देखो,
मेरे पास ये जो एबनॉर्मल लॉस है ना, ये दो तरीके का। दो तरीके का कैसे है? लॉस इन ट्रांजिट। अच्छा, लॉस इन ट्रांजिट का मतलब क्या है बोलना? तो लॉस इन ट्रांजिट का मतलब है गुड्स मूव हो रहे होंगे, गुड्स मूव हो रहे होंगे, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में होंगे, या फिर यूं कह सकते हैं कि गुड्स जब कंसाइनी के पास पहुंचे होंगे उससे पहले ही लॉस हो गया। ठीक है, और ये लॉस इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी है ना जी। अब देखो, मैं ना पिक्चर बना के तुम्हें सिखाऊंगा छोटे बच्चों को। यहां से सामान निकला, ठीक है जी, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी, ये सामान यहां से निकला, कितने यूनिट निकले सर? 100 यूनिट्स निकले। जब यहां से निकला था 100 यूनिट्स, ये भाई साहब के पास पहुंचा 90 यूनिट्स। ये कौन है? ये है कंसाइनर और ये है सर कंसाइनी। 100 वहां से छोड़े गए थे, 90 पहुंचे। अब ये भाई साहब है ना 90 आगे लेकर के जा रहे हैं अपने गोडाउन की तरफ। ठीक है, अच्छा मान लो इन 100 यूनिट्स की कॉस्ट है, इन 100 यूनिट्स की कॉस्ट है 50 रुपए। तो 50 इंटू 100 कितने हो जाएंगे सर? 5000। कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस किए, कितने किए? मान लो 2000। 2000 कंसाइनर ने एक्सपेंस किए। ठीक है, अब यहां से जब 90 यूनिट्स आगे लेकर के गए तो कंसाइनी ने भी कुछ एक्सपेंस किए। कितने सर? 1000 नॉन रेकरिंग नेचर के, और सर 500 रुपए रेकरिंग नेचर। ठीक है, पहले अपनी अंतरात्मा से सोच करके मुझे ये बात बताओ कि क्या इन 10 यूनिट्स के ऊपर, क्या इन 10 यूनिट्स के ऊपर कंसाइनी ने कुछ खर्च किया है? नो सर, नो सर। एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन, 10 गुड्स लॉस्ट हो गए, क्या कंसाइनी ने उसके ऊपर कुछ खर्च किया है? यस सर, कोने कोने में छुपे बैठे यस वाले हैं भाई। हाँ जी बाबूजी, कहाँ कहाँ खर्च किया है? 100 यूनिट वहां से निकले थे, मेरे पास से 100 यूनिट निकले थे, आपके पास 90 पहुंचे। जब पहुंचे 90 तो आपने रिमेनिंग 10 जो आपके पास नहीं पहुंचे उसके ऊपर खर्चे कैसे कर दिए? बताना, बोलो सर बोलो। सर कंसाइनर ने कॉस्ट बढ़ा दी होगी ना पहले ही। गुरुजी मैं कंसाइनर नहीं कंसाइनी की बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। सर आप कंसाइनर कह रहे हो? कंसाइनर ने, मेरी बात सुनो ध्यान से, दोबारा सुनो। कंसाइनर ने 100 यूनिट्स भेजे, 90 कंसाइनी को मिले, यानी कि 10 यूनिट्स लॉस्ट हो गए। अब मैं उन 10 यूनिट्स की ही बात कर रहा हूं केवल। मुझे ये बताओ इन 10 यूनिट्स पे कंसाइनर ने खर्चे किए थे? हाँ सर किए थे। क्या कंसाइनी ने इन 10 यूनिट्स के ऊपर कोई खर्चे किए हैं? नो सर। नहीं किए। जो चीज उसको मिली ही नहीं है वो खर्चा कैसे कर सकता है उस पे? है ना जी। तो सर क्या मैं कंसाइनी के एक्सपेंडिचर को इसकी कॉस्ट में 10 लॉस्ट कॉस्ट में 10 यूनिट जो लॉस्ट हुए हैं उसकी कॉस्ट में कंसाइनी के एक्सपेंडिचर को ऐड करूं क्या?
आंसर No, इज sir. नो। एक हाथ करने भी जाएगा तो दूसरा रोक लेगा। अरे पागल, ये क्या कर रहा है? इन 10 यूनिट्स को तो कंसाइनी ने रिसीव ही नहीं किया, और जिसको रिसीव नहीं किया उस पे एक्सपेंस कैसा? और जब एक्सपेंस नहीं तो इसकी कॉस्ट क्यों बढ़ा रहा है? ऐसा कहेगा तुम्हारा हाथ। दूसरा, बात समझ में आई या नहीं आई? तो सर मैं क्या कहता हूं, यहां पे हम क्या करेंगे, कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस बाय कंसाइनर प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर वाले। वो दूसरी साइड पर, बस कंसाइनी के नहीं आएंगे, ठीक है जी? कंसाइनी के नहीं आएंगे, केवल कंसाइनर के आएंगे, और कंसाइनर के सारे आएंगे क्योंकि सारे के सारे नॉन रेकरिंग नेचर ही माने जाते। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि हमारा नेट एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा जबकि लॉस हुआ हो इन ट्रांजिट। अगर लॉस हुआ है इन गोडाउन ऑफ कंसाइनी, यानी कि अब ध्यान से देखना इसको, 100 यूनिट भेजे थे और भाई साहब 100 ही मिले थे, तो इसको यहां से गोडाउन लेके जाने के एक्सपेंडिचर ये वाले थे, नॉन रेकरिंग नेचर वाले 1000 और गोडाउन के अंदर वाले 500। तो मैं क्या कहता हूं सर, यहां पे इन 10 यूनिट्स के ऊपर क्या कंसाइनी ने खर्चा किया है? यस हाँ सर। किया है, क्योंकि 100 यूनिट उसको मिले हैं, पूरे के पूरे मिले। लॉस कहां हुआ है? यहां हुआ है, यहां इन गोडाउन। अब इसके पास 90 रह गए, तो 100 यूनिट के ऊपर स्टेशन से गोडाउन तक ले जाते समय इसने पूरे 100 यूनिट के ऊपर ही खर्चा किया था, जिसके अंदर की वो 10 यूनिट भी इंक्लूड थे। तो सर अब यहां पे क्या करूंगा मैं? यहां पे मैं सेम ही चीज करूंगा और इसके अंदर बस ऐड कर दूंगा। इसके अंदर क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। किसको? एक्सपेंस बाय कंसाइनी को। और कौन से नेचर के? नॉन रेकरिंग नेचर। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनी कौन से वाले? सर सिर्फ नॉन रेकरिंग नेचर वाले, यानी कि जो वन टाइम होते हैं, और ये आ जाएगा नेट एबनॉर्मल लॉस। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, इसकी कैलकुलेशन में? बोलो सर। पूरी जस्टिफिकेशन दी है मैंने। एक्सपेंस नहीं आए तो क्यों नहीं आए, आए हैं तो क्यों आए हैं। जी जनाब बोलिए। सर ये 10 वाला समझ नहीं आया, मतलब 10 यूनिट्स वाला। 10 यूनिट वाला, 10 यूनिट की ही तो कहानी सुना रहा था मैं नॉर्मल लॉस की। किस केस में? सर ये गोदाम वाले में। गोडाउन वाले में, सेकंड केस में। हाँ जी सर। देखो सर, ये देखो, दोबारा से सुन लो अच्छे से। ये यहां से 100 यूनिट छोड़े गए थे, ये 100 यूनिट छोड़े गए थे कंसाइनर के द्वारा, ठीक है जी? कंसाइन किए गए थे, और कंसाइनी ने डिलीवरी कितने की ली? सर 100 यूनिट की ही ली। और आगे लेकर के गया गोडाउन में, सर 100 यूनिट ही लेकर के गया। तो ये गोडाउन से ले जाने के खर्चे इसने 100 यूनिट यानी कि टोटल यूनिट्स पे किए, जिसके अंदर की वो 10 यूनिट जो बाद में जाकर के डिस्ट्रॉय हो गई है वो भी इंक्लूडेड थी। यहां तक बात समझ में आई? बोलिए सर, बोलो सर, बोलो। हाँ जी सर। अब गोडाउन के अंदर 10 यूनिट खराब हो गए, तो सर लेके तो आया था ना गोडाउन में, लाते समय खर्चे तो किए थे ना। इस वजह से यहाँ पे सेकंड केस के अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनी ऐड हुए।
अब समझ में आया? हाँ जी सर। और सर पहले केस में जो 10 लॉस्ट हो गए थे उनकी हाँ। कॉस्ट नहीं लेनी ना? उनकी कॉस्ट, उसकी सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंडिचर वहां पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर वो तो ट्रांजिट में ही लॉस्ट हो गए थे, उसके ऊपर कंसाइनी ने उसको रिसीव ही नहीं किया। तो कंसाइनी ने जब रिसीव नहीं किया तो एक्सपेंडिचर कहां से करेगा? ठीक है ना? तो ये दोनों केसेस समझ में आने चाहिए। ठीक है जी, ओके। ये इसका केस है और ये इसका केस है। ये वाला है ट्रांजिट वाला, ये, और ये लॉस इन गोडाउन वाला। अब बना लो फटाफट से। सर जी जनाब। कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें दोनों चीजें पॉसिबल हो रही हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसके अंदर क्या होगा, कुछ नॉर्मल, कुछ क्या नाम है, एबनॉर्मल लॉस वहां हुआ होगा ट्रांजिट में, और कुछ गोडाउन में भी हो गया होगा। बिल्कुल हो सकता है। उसके अंदर भी हमें फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। फिर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर लेते समय, सर जो ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर है, ये लॉस जो हुआ है उसका है ना? हाँ जी सर, अभी निकाल के दिखाऊंगा बेटा, तू टेंशन ले रहा है? अभी तो केवल तू लिख ले, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा बकायदा। परेशान क्यों है? अभी तू लिख ले। तेरे को जो धमकी दी थी ना, वो धमकी अब समाप्त हो गई है कि हाथ तोड़ दूंगा, बस इसलिए कह रहा हूं, ये लिख लो। सर देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। भारत साइकिल लिमिटेड of Mumbai sent 400 cycle at the rate 200 per cycle to Channa and Sons of Udaipur. Consignee paid 1400 carriage and 600 insurance. On the way, due to truck accident, 100 cycles are fully destroyed. यानी कि इन ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। ड्यू टू एक्सीडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। सर बताओ नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है? सर एबनॉर्मल। Abnormal. होता ही रहता है, ऐसा कोई मानता हो उसका मैं सिर फोड़ने को तैयार। होता रहता है, नहीं हम इंश्योरेंस करवाते हैं बावजूद उसके ये मान करके कि एक्सीडेंट नहीं होगा, हो जाए तो उसके लिए एक्सीडेंट, उसके लिए इंश्योरेंस है। कोई बच्चा ये भी ना कहे सर इंश्योरेंस दे करके हमने तैयारी तो पूरी कर ही रखी है, तो मैंने भी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, क्या करूं? चलाते चलाते सो जाओ थोड़ी देर, इंश्योरेंस तो करा ही रखा है। गाड़ी टूटेगी, मैं टूटूंगा, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस तो करा ही रखा है, नॉर्मल है ना ये। सो जाता हूँ चलाते चलाते थोड़ी देर। मतलब ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं मुझसे, मेरा मन खोलता है। अरे उन बातों को क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं? है क्या? क्या कह रहे हो सर? मैंने ये कहा कि एक्सीडेंट जो है वो नॉर्मल नहीं है। क्वेश्चन रिपीट। हाँ बेटा, क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीडेंट की वजह से 100 साइकिल डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो ये एबनॉर्मल लॉस है, चाहे आपने इसका इंश्योरेंस ही क्यों ना करवा रखा हो, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। इंश्योरेंस डजंट मीन कि भाई आपने प्री प्लानिंग कर रखी है एक्सीडेंट खुद से करने की। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, और दुर्घटना है ना दुर्भाग्यवश होती है, जानबूझ के नहीं की जाती। ओके चलिए सर, अब तो याद रखूंगा सर इसको, ठीक है आगे चलते हैं। तो 100 साइकिल एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई, एंड ओनली 1/4 ऑफ द परचेज प्राइस इज रिसीव्ड फ्रॉम देम। थैंक गॉड, डिस्ट्रॉयड साइकिल का भी 1/4 प्राइस हमें मिल गया। भाई साहब एक साइकिल का प्राइस कितना था? 200 रुपए, तो 1/4 कितना हो गया? 50 रुपए। अच्छा कितने हमारे गुड्स एक्सीडेंट में खराब हुए? सर 100 के ऊपर 50 रुपए रिसीव हो गए, यानी कि 5000 रुपए हमें प्राप्त हो गए, रिकवरी हो गई, एबनॉर्मल लॉस कम होगा इससे। चलिए आगे चलते हैं। देन चंदा एंड सन सोल्ड 240 साइकिल, ठीक है जी, उनके पास में क्या नाम है 400 आई थी, 400 में से 100 डिस्ट्रॉय हो गई थी,
300 पहुंची थी, 300 में से 240 उन्होंने बेच दी 250 के हिसाब से, और जो डैमेज थी ना, एंड सेंड ए डिमांड ड्राफ्ट, एक डिमांड ड्राफ्ट दे दिया उन्होंने आफ्टर डिडक्टिंग 200 रुपए ऑक्ट्रॉय के और 600 रुपए सेल्स एक्सपेंस के और 2400 रुपए अपनी कमीशन के। इसका मतलब ये हुआ रिमेनिंग अमाउंट के लिए उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट दिया। वो रिमेनिंग अमाउंट तो हमें निकालना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर कि कितना अमाउंट बच गया, और उनके खर्चे दिए हुए हैं कंसाइनी के कि कितने खर्चे हैं उन्होंने, 1200 रुपए खर्चे हैं, 600 रुपए खर्चे हैं, और एक कमीशन भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रीइंबर्स करने के लिए खर्चा ही है। आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज लिखी है यहां बड़ी प्यारी, कंसाइनर गॉट 12,500 रुपए फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कितना बढ़िया है ये क्वेश्चन, है ना। यहां पे 1/4 में सेल भी कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी भी 12,500 रुपए दे रही है क्लेम के। सर पहले तो मैं टेक्निकली आपको एक बात बता दूं, कोई बच्चा बोले उससे पहले कि जब इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा होता है ना, कोई चीज फुल्ली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और इंश्योरेंस क्लेम हमें फुल्ली डिस्ट्रॉयड का मिल रहा होता है, तो आप उस चीज को किसी और पर्सन को बेच नहीं सकते, क्योंकि वो जो कबाड़ होता है ना उसको इंश्योरेंस कंपनी अपने साथ उठा करके ले जाती है, उसको किसी और को नहीं बेच सकते आप। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 में बेच भी दिया और इंश्योरेंस कंपनी से भी अमाउंट मिल गया, तो ये क्या है, रिकवरी है। हमारा एबनॉर्मल लॉस इन अमाउंट से कम हो जाएगा। अच्छा अब बताओ कि ये कौन सा वाला केस है एबनॉर्मल लॉस का, फर्स्ट केस या सेकंड केस? नुकसान कहां हुआ? ट्रांजिट में लॉस हुआ। इन ट्रांजिट। देखो First कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए, कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए। नुकसान कहां हुआ है? सर ट्रांजिट में हुआ है। क्या बेचारे भोले कंसाइनी ने इन डिस्ट्रॉयड गुड्स को रिसीव किया था? आंसर इज नो। तो क्या उसके एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड होने चाहिए? आंसर इज नो। जब तुमने उसे रिसीव ही नहीं किया तो उस पे एक्सपेंडिचर कहां खर्च किए होंगे? तो आओ सर देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितनी थी? 100 साइकिल थी ना, ठीक है ना। अच्छा 100 साइकिल के ऊपर इसकी कॉस्ट कितनी थी सर बताना? 200 रुपए। 200 200 इंटू 100 कितना हुआ? 20,000। ठीक है, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनर। बोलो सर कंसाइनर ने कितने खर्च किए थे? यहां पे लिखा था ना 14 और 600 यानी कि 2000 रुपीज। यदि उसने 2000 रुपीज खर्च किए थे 400 गुड्स पे, तो बताओ 100 पे कितने किए होंगे? बता दो शर्माओ मत। सर 500 500 हाँ बिल्कुल सही। बस और तो कुछ नहीं डालूंगा। नहीं सर, टोटल एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ? 20,500। लेकिन हमें ना रिकवर हो गया अमाउंट, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सेल प्रोसीड्स कितने में बिका था? 1/4 कॉस्ट में बिका था ना, यानी कि 50 रुपए में। 200 का 1/4 कितना होता है? 50 रुपए। तो हम कहते हैं 100 यूनिट हमारे बिक गए 50 रुपए ईच में, यानी कि 5,000 रुपए की रिकवरी होगी। प्लस इंश्योरेंस कंपनी ने भी कुछ दे दिया हमें 12,500। तो ये दोनों माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ गया बताना? 3,000 3,000 रुपए। नेट एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। भाई ये तो हमें खुद पे ही डालना पड़ेगा, कंसाइनर को ही बियर करना पड़ेगा, तो P&L अकाउंट में चला जाए।
ठीक, 100 सेकंड का, इसको फटाफट से नोट कर लो। अभी तुम्हारी परीक्षा है, कुछ पूछूंगा मैं क्वेश्चन तुमसे। नंबर क्या है सर ये? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है गुरुजी आपके असाइनमेंट। ठीक है। हो गया? Done. हाँ, जल्दी जल्दी लिखो। अब इधर सुनो ध्यान से। अगर मैं ये कहता हूं कि इसकी जर्नल एंट्री हमें बनानी है, तो आपको बताऊं कि 20,500 की कौन कौन कोई हमारी क्लास का बच्चा है? बोला लगी बेटा, देख के क्यों चला गया? इसकी 20,500 रुपए की एंट्री पता है क्या होगी? इस 20,500 रुपए की एंट्री होगी सर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सुन रहे हो? इसकी एंट्री ये होगी। किसी को कुछ कहना है इस एंट्री के बारे में? ये एंट्री कैसे बनती? सोचो सोचो, ये एंट्री ऐसे कैसे आ गई? ये एंट्री सही है, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, लेकिन क्या ये एंट्री तुम्हारे हिसाब से सही है? तुम इसको सही मानते हो? सर आपने बताया तो सही ही होगा, हम आप पे शक कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो मेरे वाले स्टाइल में जब मैं बताता हूं जैसे कि डेबिट क्यों हुआ और क्रेडिट क्यों हुआ, वैसे सर ये लॉसेस है तो डेबिट हो गए सर। लॉसेज है तो लॉसेज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट और क्या नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होनी चाहिए, है ना? हम यही सोचते हैं। सर ने हमें बताया था कि एबनॉर्म जो कंसाइनमेंट अकाउंट है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस अगर हो रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, यानी कि डेबिट साइड पे आनी चाहिए। ये सर ने उल्टी एंट्री तो नहीं लिख दी है कहीं? नहीं सर, ये मैंने सीधी एंट्री लिखी है, यहाँ कोई इनकम नहीं हो रही है। अच्छा, फाइनल अकाउंट पढ़ा आप लोगों ने मेरे साथ? फाइनल अकाउंट किसी और के साथ में पढ़ा है? टीचर के साथ में? जीवन में कभी फाइनल अकाउंट पढ़ा है? नहीं सर। लॉस बाय फायर। यस सर। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर में क्या करते थे? परचेज माइनस, परचेज में से माइनस करता था ये भाई। ये होता था सर लॉस बाय फायर का, यहाँ लिखी होती थी परचेजेस, यहां से माइनस नहीं होता था, यहाँ लिखा जाता था बाय P&L अकाउंट लॉस बाय फायर, और फिर P&L अकाउंट के अंदर लिखा जाता था टू ट्रेडिंग अकाउंट लॉस बाय फायर। कभी सोचा कि ऐसी एंट्री हुई क्यों? ऐसी एंट्री इस वजह से हुई कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे परचेजेस हमारे स्टॉक का काम कर रही है एक तरीके से, या एक्सपेंडिचर का काम कर रही है। एक्सपेंडिचर का काम कर रही है, मान लो परचेजेस क्या एक्सपेंडिचर है, और वो एक्सपेंडिचर को बिजनेस एक्सपेंडिचर तब कहता हूं जबकि इसको सेल करने के लिए मैं यूज करता हूं, लेकिन सेल तो ये हुआ नहीं है, आग लग गई।
अब मेरा सामान कम करना है मुझे, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना है। एक्सपेंडिचर को कम करना है, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेजेस को माइनस कर देता हूं तो ये परचेज रिटर्न की तरह माना जाएगा, परचेज रिटर्न थोड़ी हुई है। यहां आकर के लॉस हुआ तो हमें दो चीजें करनी पड़ती है, एक तो परचेजेस को कम करना पड़ता है, दूसरा एक्सपेंडिचर भी दिखाना पड़ता है। परचेजेस को कम करने के लिए हमने उसके सामने इसको लिखा, डेबिट के सामने अगर कुछ क्रेडिट लिख दूं तो वो क्या है, किसी को क्लास में एंटर करवाओ, पूछो एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, बहुत सारे बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, या एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा वहां बैठा हुआ है, तो हम दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, डेबिट क्रेडिट भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाय P&L अकाउंट लॉस बाय फायर लिखने की वजह से क्या हो गया, मेरी परचेजेस कम हो गई। और नंबर दो, हमने इसको एक्सपेंस भी मानना है तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया। बात समझ में आई? इस तरीके से हमारी परचेजेस भी कम हो गई और हमारे एक्सपेंडिचर भी ट्रीट कर लिए गए या फिर लॉसेस भी ट्रीट कर लिए गए। ये होती है सर इसकी एंट्री, लॉस बाय फायर। अब यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए ड्यू टू एक्सीडेंट। लॉस बाय फायर भी क्या होता था, एबनॉर्मल लॉस ही होता था, और ये भी एबनॉर्मल लॉस ही। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसके अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपनी परचेजेस को भी कम करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट ने किसको रिप्लेस किया, ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्लेस किया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो इसको यहां से ट्रेडिंग का टैग हटा करके कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दूं और यहां पे परचेजेस की जगह पे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट लिख दूं, तो ये लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय एक्सीडेंट कहां पे दिखाई दे रहा है सर, क्रेडिट साइड पे दिखा रहा है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्लेस करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया गया है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो ट्रीटमेंट होता था वही ट्रीटमेंट यहां पे भी होगा। तो क्या लिख दूंगा मैं, बाय P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट, और इधर क्या, ये लॉस बाय फायर नहीं है, लॉस बाय एक्सीडेंट है। चलो क्रेडिट साइड पे आया क्योंकि ये ट्रेडिंग का ही भाई है, जुड़वा भाई, जिसने रूप बदल करके अवतार लिया हमारे चैप्टर में। और अब मैं क्या करने वाला हूं, अब ये एबनॉर्मल लॉस को मैं कहां चार्ज करने वाला हूं सर, P&L अकाउंट में चार्ज करने वाला हूं। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 3000 रुपए चार्ज टू P&L। लेकिन उससे पहले मुझे दो स्टेप से गुजरना पड़ेगा, मुझे दो स्टेप से गुजरना पड़ेगा। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री यही वाली एंट्री होगी, ये जो 3000 रुपए है ना, ये 3000 रुपए की एंट्री क्या होगी सर, P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट को बीच से हटा दूं, ठीक है जी, ये एंट्री होगी इसकी। लेकिन अभी उस एंट्री के ऊपर ध्यान नहीं देते। पहला ये वाली एंट्री तुम्हें लोगों को समझ में आ गई है, पहले मेरे को ये जवाब दो, ये वाली एंट्री समझ में आ गई है जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि कंसाइनमेंट अकाउंट हुआ है। एक बार फिर से बता दो सर, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट इस वजह से हुआ है क्योंकि हमें गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को कम करना था। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्या है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्या है, एक तरीके का हमारा, हमने भेजा है सामान, हमने सामान भेजा है, किस लिए, बेचने के लिए। तो वो भेजे हुए गुड्स कम हो गए कि नहीं हो गए, तो जब कम होंगे तो कहां लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे या नहीं लिखे जाएंगे। तो मेरे एबनॉर्मल लॉस कहां लिखे जाते हैं, मेरे एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। तो मेरी एंट्री क्या बन गई, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एंट्री बन गई मेरी। इस एंट्री के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। अब सर रिकवरी हो रही है, मैंने क्या कर लिया, एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को भी ओपन कर लेता हूं मैं, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। ये देखो, और इसको यहां से भगा देता हूं क्योंकि जो सिखाना था उसके लिए काम हो चुका है।
आपने नोट नहीं किया कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हमें ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही उसे देखा। तो यहाँ पे मैंने ना एक अकाउंट ओपन कर लिया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है, तो एबनॉर्मल अकाउंट की डेबिट साइड पे होगा, क्या लिख दूंगा सर, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है ना। कितने का था सर, 20,500 का था। 20,500 का लॉस मेरे पास कहां से आया, कंसाइनमेंट अकाउंट से आया। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया। अब सर मैंने इसको बेचा है ना 5,000 रुपए में, क्या बोलोगे, मैंने साइकिल बेची है? जवाब दो मुझे, क्या बोलोगे, मैंने साइकिल्स बेची है, 100 साइकिल बेची है? नहीं सर, मैंने कबाड़ बेचा है। कबाड़ क्या है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये कबाड़ अकाउंट है, ये मैंने कबाड़ बेचा है। कबाड़ बेचता हूं तो क्या एंट्री होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कबाड़ अकाउंट। कबाड़ का नाम क्या है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, है ना जी। कबाड़ी अंकल से पैसे रिसीव हुए तो हमारी एंट्री क्या बन गई सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। लॉसेस कम हो जाते हैं अमाउंट रिसीव होने की वजह से, और लॉसेस कम होते हैं तो क्या हो जाते हैं सर, क्रेडिट हो जाती है। देखो क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया, और एसेट बढ़ गया, बैंक बढ़ गया तो डेबिट हो गया। ये दूसरी एंट्री के अंदर। अच्छा सर, अभी एक और अमाउंट आया है मेरे पास में, अभी एक और अमाउंट आया मेरे पास में, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से पहले क्या मैं यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 5,000, ठीक है सर, आगे चलते हैं। अभी ना भगवान की दया मेरे पे खत्म नहीं हुई थी, कबाड़ी अंकल को सामान बेचा था, बाद में इंश्योरेंस क्लेम भी आ गया। इंश्योरेंस क्लेम ने इंश्योरेंस क्लेम देने से एडमिट किया है, केवल एडमिट, पे नहीं किया। पे करती तो क्या एंट्री बन जाती सर, बैंक अकाउंट से बन जाती, एडमिट किया, दे आर एडमिटेड। सो फॉर एडमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लेम दे आर आवर डेटर और एसेट्स, है ना। एसेट्स या फिर डेटर बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है सर, डेबिट हो जाता है। तो यहाँ क्या एंट्री लिख दूं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, है ना जी। हाँ सर, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट क्यों हो गया, क्योंकि सर इंश्योरेंस कंपनी से जो रिकवरी हुई उसमें भी मेरा लॉस कम हो गया। लॉस कम होते हैं तो क्या हो जाते हैं सर, क्रेडिट हो जाते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बाय इंश्योरेंस कंपनी? हाँ सर, बिल्कुल लिखिए। अच्छा, अब मैं ना परेशान था, मैंने कहा ये रिमेनिंग मेरा 3,000 रुपए का लॉस है, इसको कौन उठाएगा, जिसे कबाड़ी अंकल ने भी छोड़ दिया, जिसे इंश्योरेंस ने भी छोड़ दिया। तो मेरा P&L उठ करके आया, अरे जनाब मुझे भूल गए हैं क्या, मैं उठाऊंगा आपके इस लॉस। तो देखो, जब बैंक ने उठाया था तो बैंक डेबिट हुआ था, जब इंश्योरेंस कंपनी ने उठाया था इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हुई थी। आज P&L उठा रहा है, आज P&L डेबिट होगा, और P&L डेबिट होने का मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट है ये। लॉसेस कहां जाते हैं, चार्ज हो रहे हैं, ये उठा नहीं रहा, चार्ज हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, लॉसेस आर ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। रिमेनिंग लॉसेस का क्या होगा, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, तो ये हमारे लिए भगवान का रूप अवतार करके लेकर के आया है। तो हम क्या कहते हैं सर, P&L अकाउंट डेबिट। अब समझ में आई ये वाली एंट्री, मैंने कहा था ना पहले नहीं समझ में आएगी, बाद में समझ में आएगी। प्रोसेस है सर, प्रोसेस। लास्ट में सारा का सारा कबाड़ कहां ट्रांसफर हो जाता है, P&L अकाउंट में। तो क्या मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं बाय P&L अकाउंट 3,000 रुपए। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी कोई बैलेंस सीडी आ जाए ना इस अकाउंट के अंदर, सुन रहे हो, अभी भी बैलेंस सीडी आ रही है, जूता लेना सिर पे रख लेना, यहां अपना ही
कोई पूछे ये जूता सिर पे लेके क्यों घूम रहे हो? भाई मेरा जूता मेरा सिर, ऐसा बोल देना उसको। क्योंकि सर ने तो अच्छे तरीके से पढ़ाया था, फिर भी मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर बैलेंस सीडी निकाल के आया हूं पेपर में। अभी मेरे को कोई वल्ली वारिस नहीं मिला इस एबनॉर्मल लॉस का, अभी तक भी नहीं मिला। कबाड़ी अंकल थोड़ा सा ले गए, थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी ले गई, रिमेनिंग P&L में भी जाना था, लेकिन स्टिल अभी भी क्लोजिंग बैलेंस बच गया है। अरे नलायको, सारा का सारा P&L में ही चार्ज होता है, बैलेंस सीडी नहीं आ सकती। और अगर अभी भी कोई बैलेंस सीडी आ रही है, इसका मतलब तुमने क्वेश्चन में कांड कर रखा है, इसके अंदर बैलेंस सीडी नहीं आएगी। ओके, ये लो, अब नोट कर लो इसको। और मेरा सजेशन है कि घर जाकर के पुनः आज की वीडियो को दोबारा देखा जाए। क्यों? क्योंकि ये नया चैप्टर है जो हमने पहले भी कभी नहीं पढ़ा था। एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है कि समझ आ गई है, बाद में फिर दिक्कत दे देती है। चलो फटाफट से नोट करो इसको। सर एक बार पार्थ होगा सर, वेटिंग। पार्ट को मैंने इंक्लूड कर लिया बेटा। अच्छा सर, उसका मैसेज आया था, ठीक है सर। ये सिफारिश क्यों करवाते हो? तुम क्या उनका चांद? हाँ जी, हमें क्वेश्चन ने बोला कि ना हम रिमेनिंग जो है स्टॉक उसको भी कंप्यूट करें, रिमेनिंग स्टॉक को भी कंप्यूट करें। तो हमने ये रिमेनिंग स्टॉक को कंप्यूट किया। देखो जी, उसने कितने यूनिट्स भेजे थे सर? 400 यूनिट। 100 डिस्ट्रॉय हो गए, 240 बेच दिए गए, तो 60 यूनिट बच गए। तो कॉस्ट ऑफ 60 यूनिट कितने हैं सर? 200 रुपए ईच था, तो 12,000 रुपए। फिर कंसाइनर ने 2,000 रुपए नॉन रेकरिंग नेचर के खर्च किए थे 400 यूनिट पे, तो बताओ 60 पे कितने किए होंगे? जवाब है 300 रुपए। और हम क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस की नहीं कर रहे हैं अब की बात। तो हम क्या करेंगे सर? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कंसाइनी के भी लेंगे, क्योंकि रिमेनिंग स्टॉक वो भी तो लेकर के गया था ना अपने गोडाउन में, तो उसमें उसके नॉन रेकरिंग नेचर के कितने एक्सपेंस थे? सिर्फ ऑक्ट्रॉय ही था सर। ऑक्ट्रॉय 1200 रुपए उसने खर्च किया, लेकिन कितनी गुड्स पे? 400 पे? नहीं सर, 300 पे, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुकी थी 100 गुड्स बीच में ही। तो बताओ 60 पे उसने कितना ऑक्ट्रॉय खर्च किया होगा? 240। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ गया 12,540 रुपए। नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लीजिए। हाँ जी सर, हो गया ये। चले आगे। ये देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ऑन 1st January 2016 Himi Glass Work of Mumbai consigned to Parth of Bhilwara 100 cases at 16,000 on cost। मेरा सबसे पहला सवाल अपने सभी प्यारे बच्चों से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है? मैंने ये लाइन पढ़ ली है, और मेरी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है बताओ कितनी है? पहली लाइन पढ़ो और बताओ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितनी है? सर 100 केसेस। 100 बेटा 100 तो केसेस है ना, उसका अमाउंट 16,000 जी 16,000 ना।
यहाँ कोई 16 लाख वाला बैठा है तो बुलाओ उसको, पहले उसी का अभिनंदन किया जाए। कोई 16 लाख वाला है, होगा भी तो बताएगा। अब तो पता लग गया। सर आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था कि मुझे पवल बताएगा कि 100 केसेस भेजे गए हैं, 16,000 ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, तो गुड सोल्ड कितना है? गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितना है? तो जवाब दिया बच्चों ने सर 16,000 ही है, क्योंकि यहाँ पे 16,000 ईच नहीं लिखा हुआ। हाँ जी सर। तो ना ध्यान से किया करो, मतलब ये चीजें बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हर बार क्वेश्चन में यही दिया हुआ होता है, एट द रेट। यहाँ पे एट लिखा हुआ है, ऑन कॉस्ट भी लिखा है, टोटल कॉस्ट इसकी ये है। अच्छा सर चलो आगे चलते हैं। ये तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन खराब हो जाता है कभी कभी। ही पेड 1,000 रेलवे फ्रेट, 2,000 वेजेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट, 100 cases, 10 cases were lost and remaining cases were received by Parth. He paid octroi 1,000, sales expense 500, godown rent 500. Parth sold 75 cases at the rate 200 per case. Parth received 5% commission on sales and remaining amount was sent to consignor by consignee. बताओ कर सकते हो इसको क्वेश्चन को? एक बार खुद से कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूं। एक बार खुद से कोशिश करो। हाँ जी सर, देखिएगा यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था इसके ऊपर अब पूरा का पूरा दोबारा बता देता हूँ। 16,000 रुपए की गुड सेंड थी, 3,000 रुपए के कुछ एक्सपेंडिचर कंसाइनर ने किए और 2,000 रुपए के कंसाइनी ने किए, वो लिख दिए हमने। सेल हुई 15,000 रुपए की, 200 इंटू 75 के हिसाब से 200 यूनिट्स थे, 200 यूनिट सेल हुए थे बेटा, नहीं 75 यूनिट सेल हुए थे 200 के हिसाब से। ठीक, मतलब हमने सही लिखा। मुझे यही लगा एक सेकंड के लिए कि 200 तो आए नहीं थे, बेच कैसे दी? 200 रुपए में बेच। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस की कंप्यूटेशन हमें निकालनी है। नॉर्मल लॉस की करेंगे, उससे पहले हमने उसको कमीशन दे दी 750 रुपए 5% के हिसाब से उसकी सेल पे। अब नॉर्मल लॉस है सर 10 यूनिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, हमने कॉस्ट निकाल ली। 16,000 रुपए की अगर 100 यूनिट थी तो 160 की 1 यूनिट है, तो 10 यूनिट कितने की होंगी? 1600 यूनिट, 1600 रुपए। कंसाइनर का जो हमारे पास में एक्सपेंस था वो कितना था? कंसाइनर का एक्सपेंस था हमारे पास में सर ये 2,000 रुपए, वो 3,000 रुपए सारे के सारे नॉन रेकरिंग नेचर के थे। 3,000 खर्च किए गए 100 यूनिट के ऊपर, तो 10 यूनिट पे कितने खर्च किए गए होंगे? 300 रुपए। टोटल एबनॉर्मल लॉस 1900। इसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कंसाइनी के नहीं आएंगे क्योंकि उसके पास पहुंचने से पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो ये 1900 रुपए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दिए अपनी जनरल एंट्री के तहत, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन हमें करनी है। 100 यूनिट भेजे गए थे, 10 डिस्ट्रॉय हो गए थे, 75 सेल कर दिए गए, तो 15 यूनिट बच गए। 160 रुपए का 1 यूनिट था, तो 15 यूनिट हुए 2400 रुपए। कंसाइनर के एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे, 3,000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय 15, 450। कंसाइनी के एक्सपेंस भी इनके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि अब नॉर्मल लॉस की कंप्यूटेशन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन है। तो 1,000 रुपए सिर्फ नॉन रेकरिंग नेचर वाले लेने हैं, रेकरिंग वाले गोडाउन रेंट और सेलिंग एक्सपेंस मत ले लेना। नॉन रेकरिंग नेचर के कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने हैं सर? 1,000 रुपए, जो कि उसने खर्च किए थे 90 यूनिट पे, क्योंकि 90 ही उसको रिसीव हुए थे ना, तो डिवाइड बाय 90 करेंगे। तो बताओ 15 पे कितने खर्च किए होंगे? तो जवाब है 167।
टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ गया 30,000 और 3,017 रुपए। तो हमने ये लिख दिया 3,017 रुपए क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद में सर हमने बैलेंसिंग की तो हमें लॉस आया 1833 रुपए का, जो कि हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करें। ओके सर, अब कंसाइनी अकाउंट भी बनाना है। पार्थ का अकाउंट बना दिया हमने, बहुत छोटा सा अकाउंट था। इसमें एक्सपेंडिचर थे वो लिख दिए हमने, इसमें जो एक्सपेंडिचर थे वो लिख दिए हमने, जो उसने रीइंबर्स करवाने, जिसकी एंट्री हमने बनाई थी पार्थ अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और कमीशन भी लिख दी, सेम एंट्री जो हमने बनाई थी कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए। और कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हमने एक और चीज लिखी थी, क्या लिखा था? पार्थ अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी, 15,000 रुपए के लिए। शायद इसके साथ भी मैं सेम एंट्री भूल गया, ये मैंने लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्थ अकाउंट, ये दोनों अमाउंट उसके लिए। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये उसे बैंक से पे करनी पड़ेगी, किसको? कंसाइनर को। तो हमने टू बाय बैंक अकाउंट लिख दिया क्योंकि ये कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट बनी। तो 12,250। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। Mayank Coal Company consigned to D sales 1,000 quintal of coal, 40 per quintal. He paid loading charges 500 रुपए, रेलवे फ्रेट 3,500 रुपए। D Sales Limited sold 800 quintal coal at the rate 60 per quintal and paid sales expense 1,600, fire insurance 200। ये रेकरिंग नेचर के हैं। क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन में ये दोनों नहीं है। एजेंट रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल। कंसाइनी रिपोर्टेड a shortage of 20 क्विंटल कोल। एक बात बताइए, ये जो शॉर्टेज है ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस? जरा दोबारा से उस लाइन को पढ़ लो। कंसाइनी ने रिपोर्ट किया उसको कि मेरे पास तो कमी पहुंचा है, और सर कोल है, कोल है, ये ट्रांजिट के अंदर कोल कैसे जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे? ट्रेन से जाता है। और देखा होगा तुमने भाग मिल्खा भाग में निकाल लेते हैं, तो नॉर्मली ही निकालते हैं, नॉर्मली थेफ्ट होती है। थेफ्ट ना भी हो तो ये गिर जाता है। रेलवे इसका हमेशा कुछ ना कुछ देती ही है कंपनसेशन। तो सर ये जो है ना, ये नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा? सर कॉस्ट इंक्रीज होगी। चलिए आगे चलते। अच्छा, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। चलो आओ फटाफट से कर देते हैं। टू गुड्स सेट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितना हो गया सर? 1,000 क्विंटल, 40 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से 40,000 रुपए का सामान था। ओके सर, लोडिंग चार्जेस पे किए टू बैंक अकाउंट, कितने? 500, और फ्रेट पे किया इतना 3,500, तो 4,000 रुपए टोटल कंसाइनर ने जो पे किया। इसके बाद में सेल हो गई, तो हम यहां लिख देते हैं बाय डी सेल्स लिमिटेड। कितना? 800 क्विंटल उसने बेच दिया 60 रुपए के हिसाब से। कितना हो गया? 48,000 हो गया मेरे ख्याल में, है ना? 48,000, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि उसने कुछ सेल्स एक्सपेंस और फायर इंश्योरेंस पे किए थे, तो ये हमारे पास सर 2D सेल्स लिमिटेड आ जाएगा। कितना है? 1,600 और 200 कितने? 1,800। ठीक है जी। कमीशन दिया जाएगा 5% ऑन सेल्स पे, तो 2D सेल्स लिमिटेड। 48,000 का 5% निकाल दो जी फटाफट से। 2400 3,400 2,400। 2400 ओके, अब हमें कैलकुलेशन करनी है सर क्लोजिंग स्टॉक की।
बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर यहाँ पे इसको हमने एबनॉर्मल लॉस नहीं माना, नॉर्मल लॉस माना है। मानने समझ में आ गई बात? तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं लिखते, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट कर देते हैं। आ जाओ जी, जगह ढूंढते हैं यहाँ पे। और कितने क्लोजिंग स्टॉक बचे हैं? 1000 में से कितना क्विंटल तो खराब हो गया था? 20 क्विंटल, तो 980 बचा था। और 980 में से 800 जा चुका है। तो जरा करें कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बोलो सर। पहले तो कितने यूनिट्स हैं? 1000 में से 20 क्विंटल तो भाग गया, और सर फिर उसके बाद में कितने क्विंटल? 800 क्विंटल सेल हो गया। तो हमारे पास कितने यूनिट रह गए? 180 यूनिट्स। इसकी कंप्यूटेशन हमें करनी। कॉस्ट ऑफ फुल कंसाइनमेंट कितना हो गया सर? फुल कंसाइनमेंट का कॉस्ट कितना था? 40,000 रुपए था ना? अभी हमने ऊपर बनाया था, मेरे ख्याल में। हाँ, 40 था, प्लस रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर थे इसके। वो नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर थे। एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनर, एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनर टोटल कितने थे? 4,000। तो टोटल कितने का सामान था सर? 44,000 का। कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास पहुंचने से पहले गुड्स लॉस्ट हो गए थे, शॉर्टेज आ गई थी, उसने पहले रिपोर्ट कर दिया उसको। तो 44,000 का टोटल कॉस्ट है कितने गुड्स की? 1,000 गुड्स की। लेकिन इसको नॉर्मल माना है, तो बांटा कितने में जाएगा? 980 में, रिमेनिंग में बांटा जाएगा ना। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब क्लास शुरू की थी, पहले मैंने नॉर्मल लॉस ही सिखाया था। मैंने क्या कहा था कि जो केले सड़ चुके हैं उनको अलग कर दो, और रिमेनिंग ग्राहकों से उन 10% का भी अमाउंट ले लो। तो यहाँ पे क्या है? 44,000 टोटल कॉस्ट है 1,000 की, लेकिन इसको चार्ज किसके अगेंस्ट करेंगे? 980 के अगेंस्ट। 980 कैसे आया सर? 1000 में से जो अमाउंट नॉर्मल लॉस का था वो माइनस कर दो। 980 कैसे आया? 1000 क्विंटल में से 20 क्विंटल की जो शॉर्टेज थी ना नॉर्मल लॉस वाली, उसको माइनस करो। नॉर्मल लॉस का ये ट्रीटमेंट होता है सर, क्योंकि एंट्री जो होती नहीं क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट होता है। अगर ये कॉस्ट है 44,000, अगर 980 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो बताइए 180 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? जल्दी बताइए। 808। हाँ, 081 808। क्लोजिंग स्टॉक में लिख दो 8081। सर पॉइंट में फिगर लेना है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ कर। बस अब तो कुछ नहीं बचा। अब जल्दी से फटाफट से इसकी बैलेंसिंग फिगर बताओ मेरे को, कितना आ रहा है? 56,081 लॉस आ रहा है? लॉस? सर प्रॉफिट प्रॉफिट से प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट 7,881 13,881। सर 788। 7,000 सर 7,881। 7,881। सर 788 13 नहीं है? अच्छा, 788 है। 7,881 अच्छा अच्छा,
ये हमारा टोटल हो, ठीक है जी। ये आप लोगों ने बना लिया होगा और ये नीचे कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई याद रखना इस चीज को, एबनॉर्मल लॉस हो तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी कि 980 यूनिट जैसे हमने इसके बना दिए वैसे नहीं होंगे। और अगर नॉर्मल लॉस होगा तो ये यूनिट्स कम हो जाएंगे। एबनॉर्मल लॉस होगा उसकी एंट्री करनी है, उसके लिए हम कंप्यूटेशन अलग से बनाते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर एक्सपेंसेस था। तो आज का काम क्या है, सोचने वाली बातें एक बार रिकैप करते हैं। क्या काम है आज का? आज का काम है सर हमारे पास में, हमने तो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की कंप्यूटेशन सीखी है, और नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के साथ में हमने सीखा है कि एक्सपेंसेस क्या है और उनके क्लोजिंग स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सर सिंपल मतलब अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में वो माइनस नहीं होंगी, और अगर नॉर्मल लॉस होगा तो माइनस होंगी। नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट से ना डिवाइड करते समय फुल यूनिट्स ही रहेंगी। एबनॉर्मल लॉस में सर एबनॉर्मल लॉस में हम क्या करते हैं, अलग से सेपरेट कंप्यूटेशन बनाते हैं, जबकि नॉर्मल लॉस में नॉर्मल लॉस की कोई सेपरेट कंप्यूटेशन नहीं होती, इसलिए हम नंबर ऑफ यूनिट्स को कम करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट से जो रिमेनिंग वाली है ना उससे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देते हैं और फिर कॉस्ट निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो नॉर्मल लॉस का क्लोजिंग स्टॉक पे क्या फर्क पड़ता है कि क्लोजिंग स्टॉक की पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस उससे क्लोजिंग स्टॉक की पर यूनिट कॉस्ट नहीं बढ़ती, वो तो पूरा का पूरा लॉस या तो इंश्योरेंस कंपनी या फिर कबाड़ी अंकल या फिर P&L अकाउंट के ऊपर डाला जाता। कबाड़ी अंकल और इंश्योरेंस कंपनी होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है, P&L तो होगा ही। समझ में आई? सर एक बार वीडियोस भेज देना सर कंसाइनमेंट की। हाँ, कंसाइनमेंट की वीडियो सर, ये जो आज मैंने रिकॉर्ड की है, मुझे पता है आप लोगों का नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी। सर जो आज सर कराइए नहीं, आज एक बार फिर से देख लेंगे सर। मैं शुरुआत से भेज दूंगा बेटा, तुम पढ़ने वाले बनो, कभी तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी तरफ से। यहाँ पे भी भूकंप आ रहा है, पता लोगों का सामान गिर रहा है, तुम्हारे नेटवर्क लॉस्ट होते हैं, यहाँ पे भूकंप आ रहा है। चलो ठीक है, फिर देखो मैंने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है कि भाई क्लास ओवर हो गई है या दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ लोगों ने अपने बैग पैक करना शुरू कर दिया है, और बैग भी क्यों पैक करने, 11:26 हो गए हैं, 11:30 पे हमारी लॉ की क्लास है, बैग पैक क्यों कर रहे हो? एक बार ऊपर करना थोड़ा। ऊपर करो, अच्छा ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं गया नहीं तो ये मेरे को मार मार के भगा दे, इससे पहले मैं खुद ही चला जाता। चलो ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। सर।